शायद। कल हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ गुंजन बताओ। अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पर डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होता। ठीक है, शाबाश। ओके, अल्टरनेटिंग करंट कितने प्रकार का बताया था मैंने आपको? ये वाला करंट कौन सा है, किसका ग्राफ है ये? विच ग्राफ इज दिस? एसी या डीसी? एसी। एसी। ये साइनोसॉइडल वेव है कि डायरेक्ट स्क्वायर वेव है? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइड। ठीक है। इसके अलावा एक ये चीज बताई थी, व्हाट इज द रीजन फॉर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी भी कंडक्टर में? कोलिजन बिटवीन एटम और मॉलिक्यूल। Collision between electrons and atom and ions. कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स एंड आयंस। ठीक है, चलिए। उसके अलावा 3 अलग अलग सर्किट बताए थे कि जिनको हम पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा था? प्योरली रेजिस्टिव Purely सर्किट। resistive, दूसरा और तीसरा भी बताओ। प्योरली कैपेसिटिव और inductive and purely capacitive. ठीक है, फिर हमने इनमें से कौन सा स्टार्ट किया था कल? Purely resistive. Purely resistive. प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एसी सोर्स ऑफ एनर्जी लगाएंगे, एसी सोर्स ऑफ पावर लगाएंगे तो क्या होगा, वो हमने स्टार्ट किया था। ओके, फिर एक चीज और डिस्कस की थी बेटा हमने कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ एसी ओवर डीसी? एसी का बेनिफिट डीसी के ऊपर क्या है? व्हाई डू वी प्रेफर एसी ओवर डीसी? एसी को हम प्रेफर क्यों करते हैं ओवर डायरेक्ट करंट? ये हमने पढ़ा था। Sir, easily convert हो जाए. इजी कन्वर्जन कहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है? इजीली किस चीज में कन्वर्ट हो सकता है? देखो ये डायग्राम देख के बताओ। इजी कन्वर्जन बिटवीन वन वोल्टेज टू अनदर वोल्टेज, है ना? स्टेप अप या स्टेप डाउन हम कर सकते हैं। अच्छा, किन बच्चों को याद है वो जो चीज मैंने बताई थी कि एसी में स्टेप अप और स्टेप डाउन किसकी हेल्प से करते हैं? डिवाइस का नाम क्या है? कौन सा डिवाइस? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो तरीके के बताए थे, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कौन सा कंसेप्ट यूज होता है जिसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को ऐसा कर पाते हैं? तो म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा था ना लास्ट में, बिल्कुल कंसेप्ट म्यूचुअल इंडक्शन का। तो एसी ट्रांसफार्मर के अंदर बेटा कंसेप्ट यूज होता है म्यूचुअल इंडक्शन का, और उसकी मदद से हम वी कैन इजीली कन्वर्ट वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल ओनली इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। केवल और केवल एसी में ऐसा कर पाते हैं। कौन बच्चा ये बताएगा कि डीसी में म्यूचुअल इंडक्शन क्यों नहीं हो रहा था और एसी में क्यों हो पाया? डायरेक्ट करंट में म्यूचुअल इंडक्शन क्यों नहीं होता है? म्यूचुअल इंडक्शन के पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स. चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब तुम याद करो म्यूचुअल इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स कब चेंज होता था बेटा? करंट के बारे में कुछ बोल सकते हो उस जब केस में? करंट चेंज हो। जब करंट भी समय के साथ चेंज होगा। सर्किट के अंदर अगर करंट भी समय के साथ बदलता जाएगा तो केवल वही स्थिति है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आपका या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल चेंज होगा, और ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको एक मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपीरियंस होगा, है ना?
जो पास में रखी कॉयल है, सेकेंडरी कॉयल, उसको। और उसी वजह से क्या होगा, ड्यू टू दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल, देयर विल बी सम बैक ईएमएफ प्रोड्यूस, है ना। लेंज लो बोलता है ना कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, बैक ईएमएफ, उसका मैग्नीट्यूड माइनस डी फाइव बाई डी टी के बराबर होगा। तो ये हमने पढ़ा। अब डायरेक्ट करंट के बारे में अभी आपको क्या बताया था, क्या डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ बदलता है? No, sir. नहीं बदलता। तो डायरेक्ट करंट का मैग्नीट्यूड समय के साथ नहीं बदलता, तो अगर किसी सर्किट में मैं डायरेक्ट करंट लगा भी दूंगा तो उसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा, तो डायरेक्ट करंट में आप इंटर कन्वर्जन बिटवीन वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल नहीं कर सकते विद द ट्रांसफार्मर। तो अल्टरनेटिंग करंट की ही मदद, यूजिंग अ ट्रांसफार्मर यू कैन चेंज वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, और इसीलिए इजी कन्वर्जन एंड वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल ये हमें मिलता है ओनली इन द केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसलिए हमारा एसी इस पर्टिकुलर चीज में फायदेमंद होता है। ठीक है। अच्छा, हम वोल्टेज को बढ़ाते ही क्यों है? व्हाई डू वी इंक्रीज द वोल्टेज? कल आपको बताया था, ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, व्हाई डू वी इंक्रीज द वोल्टेज? हम ऐसा करते ही क्यों है? सर एनर्जी लॉस होती है जब आती है, एनर्जी लॉस होती है, हीट लॉस। हाई वोल्टेज पे एनर्जी लॉस होती है कि लो वोल्टेज पे ज्यादा होती है एनर्जी लॉस? Low पे। लो वोल्टेज पे एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर आर के फॉर्मूला में देखो कि लो वोल्टेज पर अगर आपकी पावर ट्रांसमिशन करोगे तो करंट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, और करंट ज्यादा रहेगा तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट जिनको बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉसेस, वो ट्रांसमिशन लाइंस में वो लॉसेस आपके ज्यादा ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाइल ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर वी जनरली इंक्रीज द वोल्टेज टू हायर एंड हायर लेवल्स, for example 72,000 volts, just to minimize the I square R losses, I square R losses, joule heating losses in the transmission line, उनको हम कम करने के लिए वोल्टेजेस को बढ़ा देते हैं। फिर लास्ट में अपने घर के पास जब वो वोल्टेज पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बाय यूजिंग एन AC step down transformer we can definitely decrease that voltage to 220 volts and 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज तो सेम ही रहता है, लेकिन क्या है कि 220 वोल्ट्स पर हम उसको घटा लेते हैं, राइट, बाय यूजिंग अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इतनी कहानी हमने कल पढ़ ली थी बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इकोनॉमिक ट्रांसमिशन। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था ये वाला, देखो स्क्रीन पे, थोड़ा स्क्रीन शेयर में कुछ इशू है क्या? थोड़ा कनेक्टिविटी का है बेटा आज। हाँ, ये रहा। इफ द फॉलोइंग, इन द फॉलोइंग इमेज, इसमें से कौन सा वाला एसी था? सेकंड वाला। सेकेंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला एसी था, बाकी सब नॉन एसी थे। एक ये स्क्वायर वेव है, ये भी अल्टरनेटिंग करंट ही कहलाता है, इसको एसी स्क्वायर वेव बोलते हैं। ठीक है, चलिए, फिर हमने सर्किट आपको बताया था, एक सर्किट और था जो ये ऊपर, इसका एक डिटेल डायग्राम यहाँ ड्रॉ कर रखा है मैंने, ये वाला जो आपने क्लास में बोला भी था कि इसको ड्रॉ कर लो नोटबुक में। ये थोड़ा डिले है स्क्रीन शेयर में, तो मैंने क्लास में बोला था कि इसको ड्रॉ कर लो। हाँ, ये वाला डायग्राम, दिस डायग्राम, इसमें क्या हो रहा है, एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अक्रॉस आपने एसी सोर्स ऑफ पावर लगा दिया है। ठीक है, एसी सोर्स ऑफ पावर कैसे पता चला? V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, या V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है तो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर ईएमएफ के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमें मिलता है किसके लिए? फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, अगर एसी पावर लगाओगे तो वो एसी पावर का जो इनपुट है उसके द्वारा सप्लाई किया गया ईएमएफ या वोल्टेज हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, फिर इन द एसी, इन द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो हमें करंट मिलता है दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वोल्टेज था V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट मिला हमें सर्किट में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चे, ओके। इसके बाद ये कौन सा इनपुट सोर्स था? साइनोसोइडल इनपुट सोर्स, साइनोसोइडल अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है,
बिकॉज साइन फंक्शन है। ठीक, चलो ये हमने देखा। आज बात करेंगे फेज की। अब इसके बाद की कहानी आज देखेंगे। ये हमने डायग्राम देख लिया था। और AC सोर्स अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। AC सोर्स अप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हमने देख लिया था। ये वाला यहाँ तक पढ़ लिया था कि अप्लाइंग क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ, क्रिकॉफ्स का वोल्टेज लॉ हम लगाकर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया था कि अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप पावर सोर्स लगाओगे तो आपको करंट इन द सर्किट क्या मिलेगा इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू आई एम I साइन ओमेगा टी, sin या omega इसको t. बोलेंगे कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर आई एम या आई नॉट को क्या कहते हैं बच्चे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट या पीक वैल्यू ऑफ द करंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, आई एम जो है। सिमिलरली जो वी एम साइन ओमेगा टी, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है, इसमें वी एम को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इतनी बात हमें समझ आती है कि एक प्योरली रेजिस्टिव अगर सर्किट है और उस पर आपने AC पावर सोर्स लगाया है, तो उस AC पावर सोर्स का जो इक्वेशन है वो Vm साइन ओमेगा टी, और करंट इन द सर्किट का इक्वेशन Im साइन ओमेगा टी, ऐसा हमें मिलेगा। ठीक, अब साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी ये दोनों आ रहे हैं करंट के इक्वेशन में भी और वोल्टेज के इक्वेशन में भी। और ओमेगा टी इज कॉल्ड एज, ओमेगा टी को क्या बोलते थे हम, जैसे साइन ओमेगा टी, उसमें ओमेगा टी को क्या बोलते थे बेटा, इंस्टंटेनियस, If interesting. इंस्टंटेनियस फेज, कि उस समय क्या फेज है, उस समय कौन सा एंगल है, किस एंगल पे है। आपको यूनिट भी बताए थे कल मैंने, ओमेगा टी के यूनिट आते हैं रेडियंस। Radian. ओमेगा की यूनिट क्या होते हैं, रेडियन पर सेकंड, और उसको टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड से, तो सेकंड से सेकंड्स कट जाता है और ओमेगा टी के यूनिट क्या आते हैं, रेडियन। यानी ओमेगा टी जो है वो हमारा एंगल है। और वैसे हमें पता चल रहा है कि साइन फंक्शन के अंदर जो इनपुट होगा दैट इज गोइंग टू बी एंगल ओनली, तो साइन ओमेगा टी जो है वो जो है हमारा उसका इनपुट है वो एंगल होगा। तो जो ओमेगा टी कहलाता है, यानी जो एंगल है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर जो एंगल है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टंटेनियस फेज। तो ओमेगा टी को हम कहते हैं इंस्टंटेनियस फेज। बोलो सब लोग, नहीं तो फिर भूल जाओगे। ओमेगा टी इज कॉल्ड एज Instantaneous phase. तो उस समय उस पर्टिकुलर टाइम टी पर किस फेज में है वोल्टेज या किस फेज में है करंट, तो हमें पता चल जाएगा ओमेगा टी की हेल्प से। ओके, अब यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, यानी कि केवल और केवल एक प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है एक सर्किट के अंदर। ऐसे सर्किट के अंदर देखो Vm साइन ओमेगा टी और Im साइन ओमेगा टी, दोनों इक्वेशंस में जो ओमेगा टी है वो सेम ही है ना। तो ऐसे बोलेंगे कि इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, दे आर इन सेम फेज, फेज मतलब they are at same angle to each other, they are pointing in the same direction, they are having the same value of theta, they are in the same phase। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप बोल सकते हो कि वी वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। ठीक है सर, आपने बोल दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या होगा, इसका प्रैक्टिकल मतलब बेटा ये होगा, देखो Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी। तो इसका अगर हम प्लॉट करते हैं तो आप देखो यहाँ पर करंट का ग्रीन कलर का प्लॉट है और वोल्टेज का रेड कलर का प्लॉट है। इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि करंट एंड वोल्टेज आर अचीविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम, मिनिमम वैल्यू ऑल्सो एट द सेम टाइम, है ना। एक गिवन टाइम पर दोनों मैक्सिमम है, फिर किसी दूसरे टाइम T2 पर दोनों मिनिमम है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी एक ही साथ अचीव करते हैं, मिनिमम वैल्यू भी एक ही साथ अचीव करते हैं, जीरो पर भी वैल्यू इनकी एक ही साथ होती है। जैसे t इक्वल्स टू जीरो पे देखो, t इक्वल्स टू जीरो पर करंट और वोल्टेज क्या है, t इक्वल्स टू जीरो पे करंट और वोल्टेज की वैल्यू क्या है इस ग्राफ में, 0. Zero. t इक्वल्स टू जीरो देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्या है, जीरो है। ओके t इक्वल्स टू पाई पे Zero. t इक्वल्स टू 2 पाई पे जीरो। Zero.
ठीक है। अच्छा, और इनकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो क्या इस पर्टिकुलर टाइम, मान लो इस टाइम को मैं बोल देता हूँ T1, तो इस T1 पे करंट मैक्सिमम है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, वोल्टेज, sir. Yes, वोल्टेज भी Yes, Yes, sir. यानी अगर अगर maximum. बात करें T1 की, तो एट टाइम T1 दे आर एट देयर मैक्सिमा, या दे आर एट देयर मैक्सिमम वैल्यूज, या दे आर एट देयर एम्पलीट्यूड, या फिर दे आर एट देयर पीक वैल्यूज। तो T1 पर, जो T1 ऐसा टाइम है जहां पर आपका Vm और Im दोनों मैक्सिमम है। ठीक है, वैसे ये प्लॉट T1 का नहीं है, ये ओमेगा T1 रहेगा। ठीक है, ओमेगा T1, और दूसरा यहाँ पर T2 बोले या फिर ओमेगा T2 बोले, ओमेगा इंटू T1, ओमेगा इंटू T2। तो दूसरे टाइम इंस्टेंट T2 पर दोनों मिनिमम है बेटा, है ना। तो इसको आइडियली हमें ऐसा बोलना चाहिए, θ1 पर और ये θ2 पर। θ1 की वैल्यू होगी ओमेगा T1 के बराबर, θ2 की वैल्यू होगी ओमेगा T2 के बराबर। तभी तो बोल रहे हैं कि अलग टाइम बदलता जाएगा तो आपका वैल्यूज करंट की एंड वोल्टेज की बदलती जाएगी। वैसे ही हमारा क्या है, एक्सिस पे तो हम थीटा की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखो ओमेगा टी है, ओमेगा टी को क्या बोलते हैं, थीटा, है ना। तो θ1 पर दोनों मैक्सिमम थे, θ2 पर दोनों मिनिमम थे। थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू पाई, एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। इस पर दोनों की वैल्यू हमारी क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमें पता चला कि दोनों एक साथ चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, है ना। मिनिमम एक साथ हो रहे हैं, मैक्सिमम एक साथ हो रहे हैं, जीरो वैल्यू भी एक साथ अचीव कर रहे हैं। तो ये इसको बोलते हैं कि दे आर इन सेम फेज, या दे आर मूविंग विद द सेम एंगल, है ना। तो क्या बोलेंगे, फेज डिफरेंस बिटवीन voltage and current in a purely resistive circuit is, 0. क्या होगा, 0. डिफरेंस। क्या एंगल का डिफरेंस है इसमें? No, sir. No, sir. नहीं, नहीं है तो क्या बोलेंगे, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा, फेज डिफरेंस होता है फाई, फाई को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फाई हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। और फाई होगा क्या, फाई इज फेज डिफरेंस, जैसे यहाँ पे ओमेगा टी था, यहाँ भी ओमेगा टी, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी 0 ऐसे लिख देंगे। जब ये नॉन जीरो होगा तब उसके हिसाब से लिखेंगे। ठीक, तो ये हमारा प्लॉट है, करंट का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड वोल्टेज का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको फेज डायग्राम भी बोलते हैं, जो आपको अभी ड्रॉ कर रखा है इसको फेज डायग्राम भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ कर लो इसको एक बार, इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। दो इक्वेशन से ये इक्वेशन लिख लो, v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। और साथ में लिख लो कि किसके लिए ड्रॉ कर रहे हो, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। और ये बात भी लिख लो साइड में जो लिखवा रखी है आपको, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0। जैसे लिख लो, गिव मी अ थम्स अप।
हाँ जी बेटा, लिखा आपने? यस सर। यस सर। यस सर। चलो 30 सेकंड का टाइम और दे रहा हूँ, जिनका नहीं बना है ग्राफ वो बना लो। ये अच्छे से मार्क करना, गड़बड़ ना हो जाए, ताकि आपको काम आएगा। ये रिवाइज करोगे तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये तो आपको बता दिया, वोल्टेज करंट बोथ आर, ये तो आप पढ़ लेना बस नोट से, ये हम पढ़ चुके हैं। एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये देखो, द सम ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। एक कंप्लीट साइकिल में अगर हर जगह पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट्स को लोगे तो उनका सम क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ साइकिल में वैल्यूज पॉजिटिव है और सेकंड हाफ में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज नेगेटिव है। ब्लू कलर का एरो नोटिस करो यहाँ पे, ब्लू वाला, ये सेम नीचे ब्लू नेगेटिव बन गया। फिर रेड वाला पॉजिटिव था, दूसरा उसी के करस्पॉन्डिंग नेगेटिव बन गया। येलो वाला पॉजिटिव था, उसी के करस्पॉन्डिंग एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू थी जो नेगेटिव हो गई। तो फर्स्ट हाफ साइकिल यानी 0 to पाई में पॉजिटिव वैल्यूज थी, और सेकेंड हाफ यानी पाई से 2 पाई के बीच में उन्हीं के करस्पॉन्डिंग आपको नेगेटिव वैल्यूज मिल जाएंगी। तो जब आप सम करोगे फॉर ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट, तो आपको क्या मिलने वाला है? वैल्यू मिलेगी 0। या फिर सेम विल हैपन फॉर वोल्टेज ऑल्सो, कि वोल्टेज के लिए भी आप कंप्लीट साइकिल में वैल्यूज लोगे तो क्या मिलने वाला है? So 0. जीरो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव, सेकेंड हाफ में नेगेटिव। तो द एवरेज करंट इज ऑल्सो 0। एवरेज करंट क्या होगा? एरिया, ये पॉजिटिव एरिया है, दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव एरिया है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया दोनों बराबर होंगे फॉर अ कंप्लीट साइकिल, द एवरेज करंट विल बी 0। द एवरेज करंट विल बी 0। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है। आपने करंट और वोल्टेज का रिलेशन तो निकाल लिया कि वोल्टेज आपने एक प्योरली, अगर आपने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट को V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी वोल्टेज का इनपुट दिया, तो सर्किट के अंदर करंट आया आपका I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये आपको पता चलता। अब बात करेंगे पावर डेवलप्ड इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, या फिर पावर कंजम्पशन इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कितना पावर कंज्यूम कर लेगा, तो उसका डेरिवेशन होता है, देखो इसका डेरिवेशन आपको फाइनल डेरिवेशन पे ले चलते हैं। चलो यहाँ देख लेते क्या है। द इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, एक किसी इंस्टेंट पे पावर निकालनी है, तो दैट वी कैन कैलकुलेट पावर इज इक्वल टू आई स्क्र आर, ये फॉर्मूला होता है। इसमें आई स्क्र की जगह आप आई का इक्वेशन लिख दो। आई का इक्वेशन क्या था? आई एम साइन ओमेगा टी, तो आई एम स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर एंड इनटू आर। तो आपका इंस्टेंटेनियस पावर तो आपको ये मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट ये था आई एम साइन ओमेगा टी, इसका स्क्वायर कर दिया और आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको एवरेज जो इंस्टेंटेनियस पावर है वो मिला आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर, या फिर आई एम स्क्वायर आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, एक होगा एवरेज पावर जो हम निकालना चाहेंगे। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस पावर था। एवरेज पावर निकालना है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेट द इंस्टेंटेनियस पावर ओवर द कंप्लीट साइकिल एंड डिवाइड इट विद द टोटल टाइम पीरियड ऑफ द वन साइकिल। एक साइकिल का जो टोटल टाइम उससे डिवाइड कर दो इसको। तो इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to t, इंस्टेंटेनियस पावर को इंटीग्रेट करना है
for with small intervals dt and then divide it by the total time of the cycle। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको यूज करके हम एवरेज पावर निकालेंगे बेटा। तो एवरेज पावर का जो आपको आंसर मिलता है दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा डी टी बाई टी। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर को इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया अभी यहाँ पे, एंड वी विल कैलकुलेट द एवरेज पावर। ठीक, तो एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे तो आपने बाहर निकाल लिया। सेकेंड नेक्स्ट स्टेप ये है कि आई एम वाज ए कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि पीक वैल्यू ऑफ करंट है कांस्टेंट है, आर इज आल्सो ए कांस्टेंट, टी टाइम पीरियड ऑफ द साइकिल इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यूज थी आपने इनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फ्रॉम 0 टू टी, 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो ये आप इंटीग्रेशन जब करते हो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, डबल एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला जो होता है, कोस 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लिया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी। ठीक, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे 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 और हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा एवरेज पावर का वो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा आई एम स्क्वायर ओमेगा आई एम स्क्वायर आर बाई टू टी इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये आपने ऐसा कर दिया, वन जो था 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी था तो 1 को सीधा मल्टीप्लाई करके टी लिख दिया और ये लिमिट लगा के कोस 2 ओमेगा टी का आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये आपने इसका इंटीग्रेशन देखना है फॉर द कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल एक कोस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा 0, कोस फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा 0, तो आप इसको 0 पुट कर दो इस वाले इंटीग्रेशन को, कोस 2 ओमेगा टी। तो फाइनली जो आपको पावर मिलेगा दैट विल बी आई एम स्क्वायर आर बाय 2। जो एवरेज पावर ऑफ द ओवर द कंप्लीट साइकिल मिलेगा दैट विल बी, देखो इसका इंटीग्रेशन जो है ना, कोस का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी आपका 0 आ जाएगा फॉर द कंप्लीट साइकिल। तो खाली जो इंटीग्रेशन बचेगा दैट विल बी आई एम स्क्वायर आर बाई टू टी इंटू टी, टी से टी भी कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट ओवर द कंप्लीट साइकिल क्या मिलेगा, आई एम स्क्वायर आर बाय 2, आई एम स्क्वायर आर बाय 2। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट इज हाफ आई एम स्क्वायर आर। ठीक है, एवरेज पावर इन अ प्योरली resistive circuit for complete cycle। इसका मतलब क्या है, that is from 0 to t। तो ये है AC पावर या फिर एवरेज पावर फॉर द कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल हाफ आई एम स्क्वायर आर। आई एम क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड आर इज द रेजिस्टेंस, जो आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जुड़ा है वो है। ये फॉर्मूला लिख लो एक बार बच्चों, ऐसे ही लिख लो इस फॉर्मूला को, ये लिखना भी है नीचे की किस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला भी इसी के साथ में लिखो जो लिखवाया था शुरू में। इंस्टेंटेनियस पावर क्या था, आई स्क्वायर आर, ये रहा, ये है इंस्टेंटेनियस पावर। वही लिख देता हूं मैं नीचे एवरेज पावर के साइड में। ये इंस्टेंटेनियस है, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। ठीक है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो आई क्या था आपका, आई एम साइन, ठीक, आपका ये क्या होता है, इट इज आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर।
इंस्टेंटेनियस पावर इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। दोनों फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है बेटा, तो आगे चलते हैं। देखो, इक्वेशंस लिख ली आपने, हमें पता चल गया। अब देखो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। डीसी पावर हमें पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर। डायरेक्ट करंट जब होता है तो पावर क्या होती है, आई स्क्वायर आर। और एसी में पावर क्या होगी, हाफ आई एम स्क्वायर बाय हाफ आई एम स्क्वायर आर। तो डीसी पावर इज आई स्क्वायर आर, और एसी में एवरेज पावर क्या है, हाफ आई एम स्क्वायर आर। ठीक है, ये दोनों हमें वैल्यू पता है। तो इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं एक चीज का, जिसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो डीसी पावर का जो एवरेज पावर है, दैट वी विल इक्वेट विद एसी पावर। जो एवरेज एसी पावर है उसको हम डायरेक्ट करंट का जो पावर है उससे इक्वेट कर देंगे। यानी कि एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट will be equated to power consumed if the same circuit was a DC circuit। इन दोनों को इक्वेट करके हमें करंट की वैल्यू मिलती है, जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, देखो प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अगर एक वी वोल्टेज का एसी सोर्स किसी सर्किट में लगाया जाए और वो सर्किट पावर पी कंज्यूम करे एसी सोर्स की वजह से, ठीक है। सेम सर्किट लगाए, सेम सर्किट को डीसी में कनेक्ट किया जाए सेम वोल्टेज से, तो वो पावर पी सेम पावर कंज्यूम करे। तो हम इन दोनों वोल्टेजेस को इक्वेट करेंगे। फिर कौन सा वोल्टेज, एसी वोल्टेज एंड डीसी वोल्टेज को इक्वेट करेंगे। एंड द एसी डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी, डायरेक्ट करंट का इक्विवेलेंट एसी वोल्टेज होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर्ड वोल्टेज इज कॉल्ड एज डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। ठीक है, तो यहाँ से हम जब इनको इक्वेट करते हैं तो इक्वेट करके हमें एक रिलेशन मिलता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप नोट डाउन करो। ये आई आर एम एस इज इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट डिवाइडेड बाय रूट टू। तो रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू इज आई एम बाय रूट टू। ये नोट डाउन करो। सेम रिलेशन विल होल्ड ट्रू फॉर करंट, सेम रिलेशन विल होल्ड ट्रू फॉर वोल्टेज, सेम रिलेशन विल होल्ड ट्रू फॉर ईएमएफ। सभी के लिए वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऐसे आएगी। तो वोल्टेज वी आर एम एस इन एन एसी सर्किट, आरएमएस वोल्टेज, तो वो क्या आएगा, वी एम बाय रूट टू, यानी कि 0.707 इंटू वी एम। ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ आरएमएस, ये आपका आएगा ई नोट बाय रूट टू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू क्या होगी धीरे धीरे अभी समझ आएगा। इसको बोलते हैं डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी। एसी सर्किट के अंदर पावर वोल्टेज और करंट वेरी करते रहेंगे ना, लेकिन अगर ये वेरी ना करें तो कितनी वैल्यू
अप्लाई की जाए, मान लो वोल्टेज सोर्स हम लगा रहे हैं, तो अभी ऐसा वोल्टेज सोर्स अटैच किया सर्किट में, तो वोल्टेज क्या कर रही है, वेरी करती जा रही है टाइम के साथ। ये वेरी अगर ना कर रही होती तो एक कांस्टेंट वोल्टेज का क्या सोर्स जोड़ा जाए कि सेम पावर कंजम्पशन हो, तो वो जो कांस्टेंट वोल्टेज का जो सोर्स रहेगा वही क्या कहलाएगा, वी आर एम एस, ये वैल्यू रहेगी ना, तो ये वी आर एम एस रहेगी। बाकी आपकी जो ब्लू कलर का प्लॉट है वो तो है एसी वोल्टेज का, कि वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, अभी तो आप इक्वेशन लिखो तो धीरे धीरे समझ आएगा। दोनों इक्वेशन लिखो, करंट का भी वोल्टेज का भी। रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा अभी मैं आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी ये लिख लो, दो चार क्वेश्चंस करते हैं, फिर आपको अगर जनरल वैल्यू दी हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं बेसिक फॉर्मूला से, वो भी सिखा दूंगा। चलिए, अभी आपको पता चल गया। यहाँ पे ग्राफ दे रखा है मैंने, करंट अगर वेरी करता, एसी करंट वेरी करता है साइनोसॉइडली, ठीक है, तो साइनोसॉइडली अगर वेरी करता तो ब्लू कलर के जैसा आपको ग्राफ नजर आता कि समय के साथ साथ करंट आपका बदलता जा रहा है। लेकिन इस वेरिंग करंट की बजाय सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा होता, तो उसकी वैल्यू कितनी रहती, उसकी वैल्यू रहती आई आर एम एस के बराबर, यानी आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट के बराबर, यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू आई एम, 0.707 आई एम। क्यों, कब इसका आउटपुट क्या है कि पावर कंजम्पशन इन द सर्किट शुड रिमेन सेम, वेरिंग करंट रहे या कांस्टेंट करंट रहे, दोनों ही कंडीशन में पावर कंजम्पशन फॉर द कंप्लीट साइकिल शुड रिमेन सेम। सेम पावर कंजम्पशन के लिए अगर एक कांस्टेंट करंट का सोर्स लगाया जाए तो उस करंट की वैल्यू क्या होगी, दैट वैल्यू शुड बी आरएमएस वैल्यू के बराबर, यानी कि 0.707 टाइम्स ऑफ आई एम। इतने कांस्टेंट करंट का सोर्स भी लगा दोगे तो भी पावर कंजम्पशन सर्किट में सेम होगा। और ये वेरिंग वोल्टेज था, वेरिंग करंट था एसी, तो भी सेम कंजम्पशन करा रहा था, बट इसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। आरएमएस एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। अगर आपको एसी की जगह हटा के डीसी लगाना है डायरेक्ट करंट, तो उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, 707 आई एम के बराबर। ठीक है, इसलिए बोलते हैं डीसी इक्विवेलेंट क्यों होगा। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज 250 वोल्ट, देन फाइंड इट्स पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू 250 वोल्ट, पीक वैल्यू कैलकुलेट करना है, पीक वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी वीएम कैलकुलेट करना है। रिलेशन क्या है बच्चों, वी आर एम एस इज इक्वल टू VRMS is equal to VM upon under root V 2. नॉट अप 0.707 वीएम, या इसी को बोलते हैं कि वीएम बाय रूट टू। तो आपको क्वेश्चन में आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है, यानी वीआरएमएस की वैल्यू क्या दे रखी है, 250 वोल्ट्स, तो 250 250 volt. विल बी इक्वल टू वीएम बाय रूट टू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, पीक वैल्यू जिसको बोलेंगे, पीक वैल्यू विल बी वीएम इज इक्वल टू 250 रूट टू, 250 इंटू रूट टू, 250 इंटू रूट टू आपका पीक वैल्यू आएगी। तो डेसिमल में निकालोगे तो क्या आएगा, 353 वोल्ट्स, 353 वोल्ट्स। तो इस ग्राफ को देखो, सॉल्यूशन को देखो, फिर इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा मैं। अब देखो इसको पहले, सॉल्यूशन को, 0.707 वीएम था, तो वीएम की वैल्यू क्या आएगी, 250 बाय 0.707। तो देखो अगर एसी सोर्स रहे
तो वोल्टेज कहां से कहां वेरी करेगी, प्लस 353 से माइनस 353 के बीच में वेरी करती रहेगी साइनोसॉइडली। अगर इस एसी सोर्स की बजाय सर्किट में हम डीसी सोर्स लगाएं, यानी कि एक कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स लगाएं, प्रोवाइडेड दैट द पावर कंजम्पशन इन द सर्किट शुड रिमेन सेम, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा बच्चे, 250 वोल्ट्स। 250 वोल्ट का एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लगा दो सर्किट में, तो पावर कंजम्पशन सेम रहेगा, किसके से बराबर रहेगा, जब एसी सोर्स लगा रहे 353 वोल्ट्स का, यानी वोल्टेज जो है 353 से माइनस 353 के बीच में वेरी करती रहे। तो इसको दोनों जो सोर्सेज हैं, एक तो माइनस 350 से प्लस 353 में वेरी कर रहा है, एक तो एसी सोर्स, दूसरा एक डायरेक्ट करंट का सोर्स जो है 250 वोल्ट्स का, इन दोनों का इफेक्ट इन द सर्किट सेम आएगा, यानी पावर कंजम्पशन इन द सर्किट सेम आएगा। तो इसलिए बोलते हैं आरएमएस वैल्यू को इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं। ये आरएमएस वैल्यू क्या बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज। 353 से जब माइनस 353 के बीच में वेरी कर रहा है, तो क्या हर समय पर 353 वोल्टेज है, कि कुछ कुछ समय पर ही है, कुछ कुछ पर। कुछ कुछ समय पर ही है, क्योंकि वैल्यू तो 0 से प्लस 353 जा रही है, फिर 353 से फिर माइनस 353, तो केवल 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इसका वैल्यू पीक वोल्टेज के बराबर है, बाकी वैल्यू तो फिर वेरिंग है ना। तो इफेक्टिव वैल्यू 353 नहीं आ सकती, बिकॉज वो तो पीक वैल्यू है और कभी कभी आ रही है। तो लेकिन इसी को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी इक्वल टू आरएमएस वैल्यू, जो कि 250 वोल्ट है, यस सर। राइट। तो 250 वोल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू, या फिर आरएमएस वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, गिव मी अ थम्स अप। सिंपल था, खाली यस सर। फॉर्मूला लगाना है, ज्यादा मत यस सोचो, सर। धीरे धीरे समझ आएगा। जो आरएमएस नहीं समझ आ रहा, बल्ब के एग्जांपल से बढ़िया समझा दूंगा आपको, बट वो उसका सही टाइम आएगा तब, कि कुछ फीलिंग रखो अंदर की वैल्यू है ऐसे कनेक्टेड है। तो डीसी एसी का विद द हेल्प ऑफ बल्ब जो है ना, सिंपल बल्ब की हेल्प से आपको समझा दूंगा कि एसी आरएमएस क्या है और पीक वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, ये कर दिया, if RMS value of voltage is 220 volt then find the peak value। अगर RMS वैल्यू आपकी 220 वोल्ट्स है, तो फाइंड इट्स पीक वैल्यू। 220 है RMS वैल्यू, पीक वैल्यू निकालो, और साथ साथ प्लॉट भी करके देखो। जैसा मैंने ऊपर प्लॉट कर रखा था ना, वोल्टेज का प्लॉट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो प्लॉट करो उसको, कि आप आरएमएस वैल्यू आ जाएगा और पीक वैल्यू निकल जाएगा, तो पीक वैल्यू के बीच में वेरिएशन प्लॉट करो साइनोसॉइडल तरीके से, और आरएमएस वैल्यू को सीधा सीधा प्लस 220 लिख के वहां पे प्लॉट करो, तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि वो क्या रहा है। 220 वोल्ट अगर आरएमएस वैल्यू है, तो पीक वैल्यू क्या रहेगी ऐसे सोर्स की। क्या आंसर आया बेटा, सर 311 311 वोल्ट, 311 वोल्ट आएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इसको प्लॉट करो, जैसे साइनोसॉइडल प्लॉट में आपको करवाता हूँ ना, वेरी करेगा 0 से 311, फिर 311 से 0, फिर 0 से फिर माइनस 311, फिर से 0, साइन फंक्शन प्लॉट करके वहां पे मार्किंग करो, प्लस 311 माइनस 311। ठीक, और प्लस साइड में 220 वोल्ट भी सीधी लाइन खींच के वहां पे लिखो VRMS।
ठीक है, ऐसे करो प्लॉट। कर लो प्लॉट, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, जो बच्चे सोच रहे हैं याद रह जाएगा। एसी आसान चैप्टर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाओगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो एसी चैप्टर बहुत करंट चैप्टर जो है। एक ऐसे लाइन खींचो, वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। तो वी आर एम एस देखो वेरी नहीं कर रहा समय के साथ, अगर वैल्यू कांस्टेंट रहे और सर्किट में सेम पावर कंजम्पशन हो, ठीक वैसा ही, ठीक उसके बराबर ही जब ये वोल्टेज वेरी कर रहा था एज एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, जैसे 311 से -311 के बीच में, तो कुछ पावर कंज्यूम हो रहा होगा सर्किट में। ठीक वैसे ही उतना ही पावर कंज्यूम होगा अगर ये वोल्टेज सोर्स फिक्स्ड वोल्टेज 220 वोल्ट सप्लाई करे। तो ये आपको समझ आया। अब आप मुझे बताओ, आपके घर में जो लाइट आती है कितने वोल्ट्स पर आती है बच्चों? भारत 220 में वोल्ट। 220 वोल्ट्स, 220 वोल्ट का पावर सप्लाई हमारे घरों में आता है। अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस, ये आरएमएस वैल्यू है 220 वोल्ट की पीक वैल्यू है 220? आरएमएस। आरएमएस। आरएमएस वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू ही है। जो 220 वोल्ट बोलते हैं ना, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये जो 220 वोल्ट है बच्चे, ये हमारा आरएमएस वैल्यू है, यानी कि इफेक्टिव वैल्यू है। तो ऐसे वोल्टेज सोर्स का एक्चुअल वोल्टेज कितने से कितने वोल्ट्स के बीच में वैरी कर रहा होगा? भाई अगर आरएमएस वैल्यू 220 वोल्ट है तो वोल्टेज एक्चुअल में कितने से कितने के बीच में वैरी कर रही होगी? +311 से -311। +311 से -311। तो ये जो प्लॉट है ना, ये हमारे घरों में आने वाली बिजली का ही प्लॉट हमने बना दिया कि 311 प्लस में और माइनस में 311, और इफेक्टिव वोल्टेज 220 वोल्ट, यानी वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ठीक है जी। तो इफेक्टिव वैल्यू आर एम एस वैल्यू 220 वोल्ट एंड पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज इज 311 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक, चलिए ये हमने कर दिया, हो गया ये तो क्वेश्चन। इसके बाद ये करो बच्चे, ये है इलेक्ट्रिक हीटर, इसमें फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर। हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 1000 watt for a 220 volt supply. Find the resistance of the heater. हीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ा, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एज 1000 watt फॉर ए 220 वोल्ट सप्लाई। तो जब क्वेश्चन में 220 ये दे रखा है, ये पीक वैल्यू की बात हो रही है कि आरएमएस वैल्यू की बात हो रही है? आरएमएस। आरएमएस। एसी चैप्टर में देखो, गांठ बांध लो इस चीज की कि एसी चैप्टर में जब भी वोल्टेज दिया हो और ये ना लिखा हो पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा कोई शब्द का इस्तेमाल ना किया गया हो, तो बाय डिफॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। करंट के अंदर भी ऐसा ही रहेगा कि अगर करंट के बारे में भी सीधा सीधा करंट दे रखा है, करंट इन द सर्किट, या आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, या
इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट ऐसे लिखा हुआ है तो वो दैट इज कॉल्ड एज आरएमएस वैल्यू। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी उसको क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू बोले। वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सीधा सीधा लिख दिया द इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड फॉर 220 वोल्ट्स, तो 220 वोल्ट का मतलब है कि आरएमएस वैल्यू की ही बात हम कर रहे हैं। पावर दे दिया, वोल्टेज दे दिया, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, हीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो डीसी वाले सीधा सीधा डायरेक्ट करंट वाले फॉर्मूलाज लगा सकते हो, बिकॉज वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस पर आप डायरेक्ट करंट के जो फॉर्मूलाज थे आपके, ओम्स लो, पावर का फॉर्मूला होता है वीआई, है ना, उस तरीके के फॉर्मूलाज आप यूज कर सकते हो। सर आंसर 48.3 समथिंग आ रहा है। देखते हैं बेटा 48 आंसर। 48 ही है इसका आंसर। पावर इज गिवन एज 1000 वॉट, वोल्टेज 220 वोल्ट्स, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वी स्क्वायर बाय आर। पावर इज वी स्क्वायर बाय आर, तो आर कैलकुलेट कर लो, यानी वी स्क्वायर बाय पी, वी स्क्वायर बाय पी आपको कैलकुलेट करना है। देखो पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, इसी को बोलते हैं आई स्क्वायर आर, इसी को बोलते हैं वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो वी आर एम एस इज गिवन एज 220 वोल्ट्स, पावर इज गिवन एज 1000 वाट्स, तो आर क्या आ गया 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, यानी 48.4। तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 48.4 ओम्स, है ना, वोल्ट्स नहीं आएगा बच्चे, ओम आएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज 48.4 ओम्स। ठीक है बच्चे, चलिए इसी का सेकंड पार्ट दिया है, पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। पीक वैल्यू अभी कैलकुलेट किया कि जिसका आरएमएस वैल्यू 220 होगा उसका पीक वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया, क्या होगा 11 311 वोल्ट, अभी कैलकुलेट किया था। थर्ड पार्ट क्या होगा, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और निकालो। थर्ड पार्ट इसका थर्ड है, फाइंड आईआरएमएस, आईआरएमएस निकालना है, current in the circuit, RMS value of current in the circuit when a heater of 1000 watt is connected to a power supply of VRMS 220 volts. Current in the circuit IRMS. तो RMS वैल्यूज पे अपन डीसी के डायरेक्ट करंट वाले फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगाओ और करंट बताओ। पावर इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू Yes. वी आई, लगाओ फॉर्मूला, आई बताओ। So 4.55 amperes. 4.55, अभी देखते हैं बेटा।
4.5 है ना। तो आपने कैसे निकाला, पावर के फॉर्मूला से निकाला कि जो ऐसे दिया हुआ है VRMS इज इक्वल टू सब पावर्स पावर से भी निकल जाएगा। RMS वैल्यू ऑफ करंट इज 1000 डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट्स यानी 4.5, या फिर आई VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू आर, है ना, V इज इक्वल टू IR भी होता है, तो उससे भी निकालोगे तो 220 डिवाइडेड बाय, आपने अभी रेजिस्टेंस बताया 48.4, तो 220 डिवाइडेड बाय 48.4 करोगे तब भी आपका आंसर 4.5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हो, पावर से भी और V इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ से भी, यानी कि VRMS इज इक्वल टू IRMS इंटू आर। ठीक है, तो RMS का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ होगा कि इट इज DC इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया सॉल्व इसको, ये हो गया। अच्छा, इतनी सारी स्लाइड्स में क्यों दिया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट मॉड्यूल पूरा हो गया। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के अंदर अगर AC पावर सोर्स जोड़ा जाए तो क्या हो। ठीक है, इसमें डाउट है तो डाउट पूछ लो, नहीं तो हम सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें आपको प्योरली इंडक्टिव सर्किट की बात कर लेंगे कि एक इंडक्टिव सर्किट के अंदर AC सोर्स जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। थोड़ा फेज एंगल एंड फेजर्स की बात करेंगे। इस वाले पार्ट में किसी को डाउट है तो पूछ लो एक बार। ठीक है, डाउट नहीं है, चलिए। तो मैं एक बार सेकंड मॉड्यूल लोड कर लेता हूँ अपने टैब में और फिर ठीक है बेटा, अब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज बाय फेजर्स। तो फेजर या फेज डायग्राम अभी थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेजर इज अ वेक्टर whose length is the amplitude और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट। फेजर क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसकी लेंथ पीक वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर होती है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करके बिठा लेते हैं और फेजर को दिखाते हैं और फेज डायग्राम कैसे बनता है वो दिखाते हैं। ये जो V दिख रहा है आपको, एक वेक्टर दिखाई दे रहा है, इसकी लेंथ VM के बराबर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर इस वेक्टर की लेंथ है। ठीक है बच्चे, ये वेक्टर कहलाता है फेजर। फेजर, ठीक है। इस फेजर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर उसका शेडो देखेंगे वर्टिकल एक्सिस पे। इस फेजर को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और फिर इसका शेडो देखेंगे हम वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस के ऊपर।
और जो वो शेडो होगा एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, उसी शेडो को हम प्लॉट कर लेंगे, तो वही कहलाएगा मेरा क्या, फेज डायग्राम। ठीक है, तो देखो बच्चे, इसको जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा मैं, तो जैसे जैसे रोटेट करूंगा तो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अभी थीटा इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ये फेजर जो है दैट इज अलाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ अलाइंड है ये फेजर। तो एंगल कितना है मेरा इस पर्टिकुलर स्थिति में, 0 डिग्री, बिकॉज दिस फेजर इज अलाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस समय इसका अगर वर्टिकल एक्सिस के ऊपर शेडो देखा जाए तो क्या आएगा, एक डॉट आएगा, डॉट Yes. आएगा, एक डॉट आएगा। ठीक है, फिर मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा एंगल थीटा रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये फेजर रोटेट होकर ऐसा हो जाएगा आफ्टर सम रोटेशन ऑफ थीटा एंगल। ठीक है, इस समय अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे इसका शेडो देखूं तो क्या आएगा बच्चे, वो ऐसा आएगा, कितनी लेंथ का शेडो बनेगा वर्टिकल एक्सिस पे। तो यानी कि इस थीटा के ऊपर अगर बात करें, इधर भी ले जाओ इसको, तो जो शेडो बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, इस लेंथ का शेडो। ठीक, थोड़ा और रोटेट कर देते हैं, यानी इसको रोटेट करके पाई एंगल पे ले जाते हैं, पाई/2 पे ले जाते हैं, सॉरी 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री पे ले जाओगे तो ये ऐसा फेजर हो जाएगा, लेंथ इसका था वीएम के बराबर, तो फिर ये पाई/2 पे जब मैच करोगे तो इट विल बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं वीएम। तो ये वीएम है आपका पाई/2 पे। फिर रोटेट करोगे 180 ले जाओ मान लो, तो 180 ले जाओगे तो फेजर ऐसे अलाइंड हो जाएगा, फिर से आपका डॉट बनेगा शेडो, यानी कि पाई पाई एंगल पे फिर से डॉट। फिर ये और गया 270 डिग्री, यानी 3 पाई/2 पे गया तो नीचे अलाइंड हो जाएगा ऐसे, लेंथ भी एम ही रहेगा। इस केस में फिर से शेडो लोगे, दैट शेडो विल बी इक्वल टू -vm। ठीक है, ऐसे ऐसे आप इस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाओ, वर्टिकल एक्सिस पे शेडो देखते जाओ, तो जो प्लॉट बनता है दिस इज कॉल्ड एज फेज डायग्राम ऑफ द फेजर। तो फेजर इज सम वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा, और उसकी मदद से हम उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते जाएंगे, शेडो को ड्रॉ करते जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, फेज डायग्राम मिलेगा। फेज डायग्राम से तो आप अभी वाकिफ हो अच्छे से, ये बताया था कि ऐसे वेरिएशन, साइनोसॉइडल वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ या इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही हमारा फेज डायग्राम जनरेट कर देता है, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू अलग अलग समय पर, अलग अलग थीटा वैल्यू पर वोल्टेज की क्या वैल्यू रहेगी, उसी को हमने प्लॉट किया तो हमें फेज डायग्राम मिल गया। और इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ से भी होता है कि फेजर को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो आपको फेज डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपको ऐसा विद द हेल्प ऑफ फेजर वी कैन ड्रॉ द फेज डायग्राम। ठीक है, ये एक एनिमेशन होता है, ये एनिमेशन आपको दिखा दूंगा मैं अभी। एंगल और वर्टिकल एक्सिस उस एंगल के साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पता है साइन और अगर
arrow का y naught का sin of an angle का value देखो बेटा, अब देखना कैसे फेजर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होता है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम फेज डायग्राम ड्रॉ कर पाते हैं। the maximum of value y naught, तो हमें एक फंक्शन y का करना होगा, इस फंक्शन का हर का हाइट y naught ये फेजर आ गया मेरा लेफ्ट साइड में। अब इस फेजर को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और देखना वैल्यू कैसे फेज डायग्राम पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे arrow का सकता है, यहाँ का हाइट फंक्शन के value एक कंप्लीट साइकिल हुआ, कंप्लीट रोटेशन, फिर से दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। ये जब वर्टिकल होगा तो पीक वैल्यू, नीचे की साइड होगा दोबारा से तो मिनिमम में पीक वैल्यू, ठीक है। और जो रोटेशन है ना, जो एंगुलर हम वेलोसिटी बोलते हैं, दैट इज द रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ दिस फेजर। ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता रहेगा, तो अलग अलग टाइम टी पर हम ओमेगा टी कैलकुलेट करके वी कैन इजीली फाइंड आउट द थीटा या फिर फेज एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उसके अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, अब साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी वर्टिकल प्रोजेक्शन, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट इसका हमारा साइन थीटा कहलाएगा। तो इसलिए हम वोल्टेज को क्या बोलते हैं? वाई नॉट साइन ओमेगा टी या वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी देखो स्क्रीनशॉट लेके हम इसी पे पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, अगर इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि ये जो कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, दैट विल बी भाई लेंथ ऑफ फेजर इज, मान लो वी नॉट, यानी पीक वैल्यू। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वी नॉट साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। तो दैट वर्टिकल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही हमारा इक्वेशन होता था, ये हमारा इक्वेशन होता था। इसको क्या बोलेंगे? यानी वर्टिकल प्रोजेक्शन, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी इसका शेडो ऑन द वाई एक्सिस, इस फेजर का शेडो एट एन इंस्टेंट ऑन द वाई एक्सिस। तो दिस इज कॉल्ड एज वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि v की वैल्यू एट एनी इंस्टेंट t। ऐसे हम इस तरीके से फेजर को रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज विद एन रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा, और हमें मिल जाता है क्या? वैल्यूज ऑफ वोल्टेज या वैल्यूज ऑफ करंट एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स, ठीक है। ये हमें मिल जाता है। एक बार फिर से देख लो उस एनिमेशन में, थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा ये कैसे वैरी कर रहा है, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। फंक्शन के value रहा है, इस एरो कर रहे हैं y नॉट होगा, इस साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। पीक वैल्यू कब होगा? जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन में मैक्सिमम होगा तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री, ओमेगा टी की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज 1। तो कंपोनेंट आपका टोटल वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा उस पॉइंट पे, ठीक है। तो कुछ आपको इधर से समझ आया। अब वापस जाते हैं अपने फेजर पे। चलिए, अब समझ आया आपको वर्टिकल कंपोनेंट वी एम साइन ओमेगा टी क्यों है? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. ठीक है बेटा। यहाँ पर ओमेगा टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ओमेगा टी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस फेज। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना थीटा वैल्यू है, दैट इज इंस्टेंटेनियस फेज। और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर फेज डिफरेंस क्या होता है? जीरो। तो करंट और वोल्टेज दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंटिंग होंगे। अगर वोल्टेज का इक्वेशन होगा ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो करंट का भी साइन ओमेगा टी ही होगा, यानी वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों में जो ओमेगा टी की वैल्यू सेम रहने वाली है, यानी थीटा दोनों का सेम रहेगा। थीटा सेम रहेगा तो इनके फेजर एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते रहेंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए वैलिड है? फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। चलिए, ये फेज डायग्राम हम देख चुके प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का, कि करंट और वोल्टेज एक साथ ही पीक वैल्यू और मिनिमम वैल्यू और जीरो वैल्यूज को अचीव करते हैं। तो फेज डिफरेंस हमारा क्या होगा? जीरो होगा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के केस में, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं ये वाला।
करो बेटा, इसमें दो पार्ट है। इलेक्ट्रिक बल्ब रीड्स 200 वॉट्स एट 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट। तो जो वैल्यू दे रखी है वोल्टेज की, वो क्या दे रखी है, पीक वैल्यू की आरएमएस वैल्यू? RMS. आरएमएस वैल्यू। सर्किट में RMS. ना दिया हो तो हम आरएमएस वैल्यू मान के चलते हैं। तो दिस वोल्टेज इज आरएमएस वोल्टेज, पावर इज 220 वॉट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, सेम वही वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला वाला था। कर लो फटाफट फटाफट, आंसर बताओ चैट बॉक्स में। पावर इज इक्वल टू वी आई, वी आई बोले तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, या फिर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पर वी रखोगे क्या, वी आर एम एस, आर आपको कैलकुलेट करना है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, या फिर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P, वेर V इज 220 वोल्ट्स एंड P इज 200 वॉट। इसको करोगे तो रेजिस्टेंस आएगा 242 ओम्स। फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इज, दो तरीके हैं निकालने के, या तो पावर के फॉर्मूला से निकाल लो या वी आर एम एस बाई आर। 220/242 करोगे तो समवेयर बिटवीन 0.9 आएगा, 0.9 के आसपास आपका आरएमएस sir. वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। T इज इक्वल टू वी आई या वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर बाय आर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी, 220 स्क्वायर बाय 200, 242 ओम्स। तो आपका आरएमएस वैल्यू, जो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब है वो 242 ओम्स है। पावर इज इक्वल टू वी आई या फिर पी बाई वी, तो ऐसे भी 0.9 निकाल सकते हो, या फिर आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस बाई आर। वी आर एम एस आपने अभी दिया हुआ है 220 वोल्ट्स डिवाइडेड बाई 242, तो वो भी 0.91 आएगा। तो दैट इज व्हाट आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट विल बी। AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, हेडिंग डालो। इंडक्टर पर AC वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा। AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। अभी तक रजिस्टर के बारे में बात कर रहे थे, अब इंडक्टर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता है इंडक्टर होता क्या है बच्चों? व्हाट इज एन इंडक्टर? अभी पढ़ा था ना, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो वहां पर जो डिवाइस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर। इंडक्शन, Inductor. इंडक्टर, है ना। इंडक्शन क्या होता है? तीन चीजें पढ़ी होंगी ना, इंडक्टर, इंडक्शन एंड इंडक्टेंस। Yes, sir. तीन अलग अलग चीजें होती हैं। तो क्या क्या होते हैं? इंडक्टर, इंडक्टेंस एंड इंडक्शन। रेजिस्टेंस, रजिस्टर एंड रेजिस्टेंस। रजिस्टर, रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर।
So देखो inductor इंडक्टर इज ए डिवाइस, इंडक्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और इंडक्शन इज अ प्रोसेस। ठीक है, एक वायर को लो और ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में लपेट दो, क्या बन गया ये? कॉइल। ठीक है, कॉइल के पास दो प्रॉपर्टी होती है, एक तो रेजिस्टेंस और दूसरा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस। यानी कि ये एज ए रजिस्टर भी बिहेव कर सकती है। अगर इस पे एसी डीसी सोर्स लगाया जाएगा तो वायर का कुछ लेंथ है, इसकी कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ इसकी रजिस्टिविटी भी होगी, तो ड्यू टू दैट देयर विल बी सम रेजिस्टेंस इन द कॉइल। दूसरा, क्योंकि ये हेलिकल शेप में ऐसे इस तरीके से बाउंड है, तो ये इसकी वजह से मूविंग चार्ज की वजह से, चार्ज मूविंग थ्रू द कॉइल या फिर करंट इन द कॉइल की वजह से देयर विल बी सम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, उसकी वजह से देयर विल बी सम इंडक्टेंस वैल्यू। ठीक है, तो अब प्योर इंडक्टर की बात हो रही है तो हम ये मानेंगे कि ये वायर है ना, इसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बच्चे? जीरो है। फिर हम क्या बोलेंगे इसको? कॉइल बोलेंगे? नहीं, क्योंकि कॉइल के पास तो दो प्रॉपर्टी होती है, तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे इंडक्टर। यानी ये ऐसी वायर से बना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? जीरो है, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस की नाम की प्रॉपर्टी ये शो नहीं करेगी, इट विल ओनली शो एज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। ठीक है, तो इसको इंडक्टर बोलते हैं। इट इज अ डिवाइस जिसको जब आप एसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तो ये क्या कराएगा? इंडक्शन कराएगा, यानी कि आसपास रखे हुए कॉइल्स के अंदर, आसपास रखी हुई चीजों के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करेगा। तो दिस इज इंडक्टर। अब क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा, एकदम प्योर। क्या बेटा, एक बार दोबारा बताओ कि क्या पूछ रहे हो? सर किसी भी मतलब जो भी ऑब्जेक्ट या फिर इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो एकदम जीरो प्योर। जीरो क्यों? जीरो नहीं होगा, अज्यूम किया है हमने, ये हम अजम्पशन कर रहे हैं इसको इंडक्टर बोलने के लिए। ओके सर। इसको हम इंडक्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। अगर जीरो नहीं होगा तो फिर अगर हम सर्किट ड्रॉ करेंगे, देखो अभी मैं सर्किट ड्रॉ करूंगा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो ड्रॉ करेंगे उसमें ऐसा होगा, देखो ये इंडक्टर है, ये हम इंडक्टर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब ये इंडक्टर ड्रॉ करने के बाद मैं क्या कनेक्ट करूं? एक एसी सोर्स कनेक्ट करता हूं। तो एसी सोर्स कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर, तो इसी को बोलेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अगर इस वायर के पास जिससे इंडक्टर बना है, अगर इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो फिर ये सर्किट ऐसा नहीं बनेगा बेटा, फिर हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि चाहे इंटरनल रेजिस्टेंस हो चाहे आपने बाहर से लगाया हो, रेजिस्टेंस तो आएगा फिर सर्किट में। तो क्या ये प्योरली इंडक्टिव सर्किट बना दूसरे वाला? नहीं बना, ये तो No, रेजिस्टेंस और sir. इंडक्टर दोनों हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि जिस वायर से इंडक्टर बना है उस वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। ठीक है, तो इसलिए इसको उड़ा देते हैं। एज फार एज द कंसेप्ट ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट गोज, तो फिर वो यही होगा जो अभी बना लिया हमने। ठीक, अब इसमें कुछ करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और फील्ड जनरेट क्यों होगा? क्योंकि कंटिन्यूसली आपका एसी सोर्स है वो पावर, एसी पावर सोर्स है वो आपका करंट को और वोल्टेज को वेरी कराता जा रहा है सर्किट। तो हम वही देखेंगे कि अगर आपने इनपुट पे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का एसी पावर सोर्स जोड़ दिया तो करंट इन द सर्किट क्या होगा? आई की वैल्यू क्या होगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा? आज केवल इतना देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे, पावर एंड ऑल दैट थिंग। ठीक है, तो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इसका डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक, फेजर डायग्राम देखेंगे, पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट जैसे अभी देखा था रेजिस्टिव के लिए वही, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ एन इंडक्टर, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पर्टिकुलर इस वाले का इंडक्टर का। ठीक है, तो पहले हेडिंग डालो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर,
AC वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर, उसके नीचे ये डायग्राम ड्रॉ करो। इसमें करंट को चाहे मत मार्क करना, करंट का डायरेक्शन बेसिक से मत मार्क करना ये। वोल्टेज का इक्वेशन भी लिख लो, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। चलो बेटा ये AC सोर्स लगा देते हैं, ये लग गया आपका AC सोर्स अप्लाइड टू एन इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है इंडक्टेंस, आपने पढ़ा होगा अभी लास्ट चैप्टर में कि इंडक्टेंस के क्या बोलते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। L इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर L। L इज द प्रॉपर्टी। अब देखो क्या करेंगे, क्रिकॉफ्स का वोल्टेज लॉ लगाएंगे ठीक उसी तरीके से। तो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द AC पावर सोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर। तो मान लो VL इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर and V is the voltage provided by the AC source at a particular instant of time। जो जितना वोल्टेज AC सोर्स प्रोवाइड करेगा उतनी ही वोल्टेज इंडक्टर के थ्रू ड्रॉप कर जाएगी। तो क्रिकॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करके हम लिखेंगे V माइनस VL इज इक्वल टू 0। तो V आपको पता है VM साइन ओमेगा टी है, आपने खुद AC सोर्स लगाया है VM साइन ओमेगा टी का। दिस विल बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है, LdI/dt। EMI से याद करो, EMI चैप्टर में पढ़ा था आपने। वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में माइनस था तो ये आपका इधर आया तो ये प्लस हो गया। ठीक है, तो LdI/dt। तो VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू LdI/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम DI/dt के फॉर्म में निकाल लो तो क्या आएगा, VM/L इंटू साइन ओमेगा टी। VM/L इंटू साइन ओमेगा टी। DI/dt हमारा करंट निकालने के लिए क्या करना है, अभी DI/dt को इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ इंटीग्रेट कर लो तो टोटल करंट मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ करंट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू VM/L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी dt। इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करते करते आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस VM कोस, साइन का इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोस, तो आपने इसको माइनस कोस ओमेगा टी लिख दिया, तो माइनस VM/ओमेगा L कोस ओमेगा टी। L पहले ही था, ओमेगा कोस ओमेगा का डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा रह गया, है ना। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी के किया तो माइनस कोस, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन तो ओमेगा डिनोमिनेटर में रह गया। इन्हीं चीजों को रिफॉर्मुलेट करके जो फाइनली इक्वेशन आएगी करंट इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट, वो क्या आएगा, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। दिस इज द करंट इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो जहां पे आपने वो लिखा हुआ है ना प्योरली इंडक्टिव सर्किट और डायग्राम बनाया है, उसके नीचे लिखो I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। वोल्टेज तो आपने वहां पे डायग्राम में ही ड्रॉ कर लिया, ये V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन लिख लो, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस π/2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए भी लिखो, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू VM/ओमेगा L। VM/ओमेगा L। IM इज इक्वल टू VM/ओमेगा L। और ओमेगा L को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा L इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसके बाद IM कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज VM/XL, जहाँ पे XL बोला जाएगा
इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल की वैल्यू है ओमेगा एल के बराबर। तो ये तीनों चारों बातें लिख लो। जैसे लिख लेते हो थम्स अप देंगे। लिख लिया बेटा? यस सर। Yes, sir. जिन लोगों ने लिख लिया और डाउट नहीं है वो ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी कल पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और जिनको डाउट है वो रुक जाएंगे।